स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज आपके सामने उपस्थित है यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करने वाली छात्रा अंशिका दुहन। दोस्तों आज हम अंशिका दुहन से बातचीत करेंगे और जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनकी रणनीति क्या रही और कितने मार्क्स उन्होंने एग्ज़ाम में अचीव किए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में जो रैंक है वो 9th रैंक आई है और 9th रैंक भी अपने आप में मायने रखती है। फिजिक्स में 96 मार्क्स है और हम ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जो ये इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू के माध्यम से हज़ारों लाखों स्टूडेंट को एक प्रेरणा मिल सकती है, उनको शायद एक आइडिया मिल सकता है कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो अंशिका बेटा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और सबसे पहले मेरी तरफ से मैनी कंग्रेचुलेसन कि इतने अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं। थैंक यू सर। अच्छा, अपने मार्क्स हमें बताइए कि किस तरीके से आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कुछ बताना चाहो उनके बारे में। हिंदी में 87, इंग्लिश में 84, मैथ्स में 75, केमिस्ट्री में 84, फिजिक्स में 96। तो फिजिक्स में आई थिंक फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको आए हैं। यस सर। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही। जो इतने लाखों कैंडिडेट ने यूपी बोर्ड की परीक्षा दी है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत भी की है एग्ज़ाम के टाइम पे, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए कि शुरुआत से किस तरह से पढ़ाई की और एग्ज़ाम के टाइम पे किस तरह से पढ़ाई की। शुरुआत से मैंने कोई शुरू से इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन शुरू में सिर्फ 1 या 2 घंटे और ज़्यादातर सिर्फ 3 घंटे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में यानी कि जनवरी फरवरी मैंने इनमें ज़्यादा पढ़ाई की है, 9-10 घंटे तो डेली। और जो एग्ज़ाम टाइम था या फिर उससे कुछ ज़्यादा ही पास में 15-16 घंटे भी हुए। अच्छा, मतलब शुरुआत में जैसे सेशन चलता है जुलाई अगस्त सितंबर से, तब ज़्यादा पढ़ाई को वरीयता नहीं दी, मतलब ज़्यादा घंटे पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई की। यस सर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है बजाय पूरे साल। नहीं सर। और क्या है इस मतलब इसके बारे में जानना चाहते हैं। शुरू में 12th क्लास में आके शायद इतनी ज़्यादा पढ़ाई को इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं दी क्योंकि पढ़ाई में शायद तब इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एग्ज़ाम पास आए तब लगा। एग्ज़ाम पास आने के बाद पता चला कि एग्ज़ाम में क्या करना है क्या होगा, नहीं तो अगर पढ़े नहीं तो एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन फिर एग्ज़ाम आते गए तो एग्ज़ाम की टेंशन होती गई तो उतनी ज़्यादा पढ़ाई बढ़ती गई। अच्छा, जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते चले गए थोड़ा डर भी लगने लगा होगा कि प्रेशर की वजह से पढ़ना स्टार्ट करा। फिर उस प्रेशर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती तो शायद ना पढ़ पाती, लेकिन लास्ट टाइम पे पढ़ लिया क्योंकि उस प्रेशर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ इसलिए। अच्छा, फिजिक्स में आपके मार्क्स 96 है, अपने आप में काफ़ी अच्छे मार्क्स है और एक अच्छी खासी स्टडी करनी पड़ती है, और वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इतने सारे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरी है। तो कुछ फिजिक्स के बारे में बताओ ताकि बच्चे आपसे इंस्पिरेशन ले सके जो 11th-12th के बच्चे हैं। फिजिक्स में जो सर आप नहीं पढ़ाया तो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी मैंने कॉपी सारी पढ़ी है, और जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो मैंने एग्ज़ाम टाइम पे भी सोल्व उन्हें किया है। यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम पूरा सिलेबस कवर कर सके, तो जो इम्पोर्टेंट थे वे मैंने उसी टाइम करे, यानी कि पहले भी करे थे लेकिन उस टाइम उन्हें रिवाइज़ करा। और जो पूरी थ्योरी थी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल वगैरह थे, ये सब पहले से ही सोल्व करे थे। अच्छा, कहाँ से आपने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए। आपके साथ आपके टीचर का जो सहयोग है वो कैसा रहा। मैं 7th क्लास से होशियारी देवी में ही पढ़ती हूँ, और जो 12th के एग्ज़ाम हुए थे, जो जहाँ सेंटर था वो विद्या मंदिर में था। और 12th क्लास में शुरू से ही हमारी पढ़ाई को लेकर हमारे सभी पूरे स्टाफ ने हमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है हर चीज़ में। टीचर्स जितने ज़्यादा हमने जिस टीचर को अच्छा नहीं लगा वो एक्सचेंज बदले भी गए हैं, जो अच्छे लगे उन्हें ही हमारे लिए अलाउ किया गया है पढ़ाने के लिए। सो अच्छे से अच्छे टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए दिए गए हैं, और हर चीज़ में जिस चीज़ में प्रॉब्लम होती थी उन्होंने हमेशा हमसे पूछा है और हर बात शेयर करने के लिए कहा है। हम एक चैप्टर 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार भी पढ़ा है, जो हमारी समझ में नहीं आया और जो भी प्रॉब्लम थी वो पूछी है। अच्छा, आपकी अभी 12th हो चुकी है। yes, अब जो बच्चे 11th क्लास में थे पिछले साल, अब 12th क्लास में आ चुके हैं। अब वो बच्चे
आप जैसे टॉपर्स को देखते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनसे ये सोचते हैं कि काश हमें भी इस तरह की कोई प्रेरणा मिल जाए या कोई गाइडेंस मिल जाए और हम भी अच्छा एग्ज़ाम में प्रदर्शन कर पाए। उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे? तो उन बच्चों को मैं तो इतनी सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि मेरी तरह से लास्ट में बिल्कुल ना पढ़े, शुरू से ही 4-5 घंटे यानी कि 1 घंटा तो हर सब्जेक्ट को मिनिमम दे। आप शुरू से पढ़ेंगे तो 85 की जगह 95 एक्चुअली आप स्कोर कर पाएंगे अगर आप शुरू से पढ़ते हो। तो लास्ट में बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि लास्ट में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो मैंने फील किया है। तो आप शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करें, 3 घंटे मिनिमम सबसे कम, लेकिन नॉर्मली हर सब्जेक्ट को 1 घंटा ज़रूर दे, यानी कि 4-5 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, देखो ये इस बात में तो बिल्कुल सच्चाई है कि जब हम मेहनत करते हैं खुद, वो मेहनत हमारे काम आती है, लेकिन हमारी उस मेहनत के पीछे हमारे माँ बाप का, हमारे पेरेंट्स का रोल होता है, टीचर्स का रोल होता है। तो आप किस तैयारी में इतने अच्छे आपको मार्क्स मिले हैं, इस तैयारी में किन किन का योगदान रहा? योगदान तो सबसे पहले टीचर्स का ही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ाते, प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं होते प्रॉब्लम्स के, तो पढ़ना सेल्फ स्टडी से भी शायद कुछ नहीं हो पाता। और उसके बाद क्रेडिट घर वालों का यानी कि मम्मी पापा को जाता है, क्योंकि घर पे अगर किसी चीज़ का प्रेशर हो, काम का या फिर किसी भी और चीज़ का, तो बच्चा खुद को प्रेशराइज फील करता है। तो मेरे ऊपर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं था, घर से भी नहीं, स्कूल से भी नहीं, या बाहर की किसी चीज़ से भी नहीं। और बस यही, पढ़ते टाइम पे हमारे माइंड पे कई बार बर्डन आ जाता है और कई बार ये सोचते हैं हम कि अब से हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वो टाइम भी बीत जाता है, फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं उस तारीख से अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं कि मतलब एक जगह डिटरमाइन कैसे रहे, एक जगह फिक्स कैसे रहे अपनी स्टडी को लेकर? एक्चुअली मैं शुरू से इसी बात से परेशान थी कि मैं कल से करूँगी, परसों से करूँगी, तो डिटर्मिनेशन शुरू से नहीं था। ये डिटर्मिनेशन सिर्फ लास्ट में हुआ, जो कि प्रेशर की वजह से था, या फिर जब एक चीज़ फील होती है कि अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये सब चीज़ें दिमाग में रहती है, लेकिन फिर भी खुद को ये समझाना पड़ता है कि नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर अगर हम सोच लेते हैं कि पढ़ना है तो फिर परेशानी भी नहीं आती है। दिक्कत सिर्फ शुरू में आती है जब हम स्टार्ट नहीं करते, लेकिन जब स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद काम होते ही नहीं है, कोई बहाने आते ही नहीं है सामने। अच्छा, अब आपकी 12th हो चुकी है और 12th के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं या आपका लक्ष्य क्या है इन फ्यूचर? इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं ज़्यादातर तो शेयर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि हम जिस चीज़ को चाहते हैं और उस चीज़ के बारे में सबको शेयर करने से या फिर ज़्यादा बताने से शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जितना कि हम उसके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी जितनी फील करते हैं, जितनी हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो जो चीज़ सीक्रेट रहती है ज़्यादातर वो हम उसे जल्दी पा लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मैं किस फील्ड में जाना चाहूँगी, तो मैं शुरुआत से ही मेरा सपना रहा है कि मैं सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब ऐसा क्या ख्याल आता है मन में कि भाई सिविल सर्विसेज किसी को देखकर ख्याल आता है या कुछ, क्यों? मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि क्यों ऐसे सिविल सर्विसेज में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं अपने देश को जितनी प्रायोरिटी देना चाहती हूँ, फिर अपने देश के लिए जितना कुछ कर सकूँ, उसमें मैं शायद खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझूंगी कि मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर पा रही हूँ। अच्छा, अब अंतिम क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, ये जो इंटरव्यू आपका है इसको लाखों स्टूडेंट देख रहे हैं, आई थिंक पेरेंट्स भी देख रहे हैं। इस इंटरव्यू के माध्यम से अपनी कुछ राय या अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि उनको कुछ सीखने को मिल जाए। सो एक्सपीरियंस तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि एक तो आप पढ़ाई में इस तरह का कभी ये मत सोचे कि आज से नहीं करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, क्योंकि एक्सक्यूजेज आज से नहीं पहले से ही आते चले जा रहे हैं और आते रहेंगे जब तक कि हम पूरे डिटर्मिनेट नहीं होंगे उस चीज़ के बारे में। तो अगर हमने सोचा है कि आज ये करना है, तो अगर आज से शुरू कर दिया तो कल वो खुद होने लगेगा। तो ये हैबिचुअल हो जाता है अगर हम आज पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आज ही इस चीज़ के बारे में सोच ले कि नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, तो फिर उस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। तो शुरू से ही 4-5 घंटे खुद को दो, इससे हमें एग्ज़ाम टाइम पे शायद उतना प्रेशर फील नहीं होगा। और अगर एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर फील नहीं होगा, उस टाइम आप हाइपर नहीं होगे, तो और ज़्यादा क्रिएटिव क्वेश्चंस शायद आप लिख पाएंगे और एकदम फ्रेश माइंड से लिख पाएंगे। तो कभी इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल ना करें कि हम आज नहीं कर रहे कल करें, क्योंकि एक्सक्यूजेज हमेशा से आते ही चले जाते हैं। तो अपने काम को आज करना है तो आज ही करना है। बहुत अच्छी बात कही कि अपने काम को प्रायोरिटी दो, अपने मतलब जो भी काम करना है आपको
अभी करो, किसी मतलब टालो मत किसी भी काम को। इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चे प्रेरित हो सकते हैं और हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं बहुत अच्छे से करें और बहुत जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू सर। दोस्तों, अंशिका के पापा भी हमारे साथ यहीं पे मौजूद है। हम कुछ उनसे भी जानना चाहेंगे कि अंशिका की जो स्टडी है वो किस तरह से चली और उसकी नेचर के बारे में जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी के इतने अच्छे मार्क्स आए हैं जी। और कैसा लगता है आपको जब इस तरह की बातें सुनते हैं कि इतना अच्छे स्कोर किया है एग्ज़ाम में? जब बच्चा इतने अच्छे हिसाब से पढ़ता है और इतने अच्छे मार्क्स लाता है तो पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है। अच्छा, हम अंशिका के बारे में ये जानना चाहते हैं कि ये घर पे कैसे पढ़ती थी, मतलब इसका नेचर कैसे था? कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ बिल्कुल सीरियस रहते हैं, कुछ थोड़ा चहलकदमी में रहते हैं, तो इसकी एक्टिविटी कैसी थी? ये हमारी जो बड़ी लड़की है अंशिका, ये पहले से ही पढ़ाई की तरफ इसका पहले से ही ध्यान है जी। ये खुद ही कभी ट्यूशन में नहीं कोई खास ज़्यादा इसका ध्यान था, अपनी खुद के ही पढ़ाई के उद्देश्य से पढ़ती रही। उसमें हमारा इतना सहयोग रहा कि हमने इसे कभी किसी घरेलू पर्पज में या किसी कार्य में बिजी नहीं किया और एक सिंपल तरीके से इसका रहन सहन, खान पान और अपनी पढ़ाई से अलावा इसे और किसी चीज़ से कोई फालतू मतलब नहीं रहा कभी भी। और हमने इसका इतना सहयोग करा कि जहाँ तक हमारे लिए कोई बात थी जी। इसे कहीं ले जाना ले आना या अपने इस तरह से हमने इसका पूरा सहयोग किया और कभी इस पे किसी काम का प्रेशर नहीं बना। खुद की इसकी पहले से ही ऐसी सोच थी कि वो पढ़ने में ज़्यादा ही रुचि रखती थी और एग्ज़ाम टाइम पे तो इसने एक साइड एक कमरे में लगातार 18 घंटे के करीब इसने अपनी पढ़ाई करी। आप एक अभिभावक होने के नाते जी कुछ संदेश दीजिए उन अभिभावकों को जो अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, हमारा बच्चा भी कामयाब हो। तो आप क्या कहना चाहते हैं उन पेरेंट्स को, किस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश करें या किन चीज़ों का ध्यान रखें? बस ध्यान रखने की तो इतनी बात है, इसमें जो बच्चा अपना किस तरफ चल रहा है उसे थोड़ा सा ध्यान दे और उसे समझा के उसे अपने जो है जीवन में जो उन्होंने खुद सीखा या करा उसकी उसे कुछ उदाहरण या उसे समझा के भाई जो है जीवन में क्या क्या आदमी को परेशानी आवे, क्या क्या करना पड़े। तो मेरा तो कहना यही है कि अपने बच्चे को अच्छे तरीके से समझावें और उन्हें एक लक्ष्य पर लगा दें। भाई अपना अच्छी पढ़ाई करें और बाहर अपनी नौकरी करने की, अपने परिवार को बढ़ाने की, अपने अच्छे आचरण में रहने की जो है आदत डाल लें। इधर उधर कुछ नहीं है, 2, 4, 10 साल जब बच्चे के आम है पढ़ाई के तो पढ़ाई करनी चाहिए, उससे उसका आगे का जीवन अच्छा सुधार हो। बिल्कुल जी, ये माँ बाप की मेहनत होती है जो बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और बड़ा अच्छा आपने बच्चों को समझाने पे ध्यान दिया है, बच्चों की परवरिश पे ध्यान दिया है, वो मेहनत आपको दिख भी रही है जी। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बात करके और हम चाहते हैं कि आपके बच्चे यूँ ही तरक्की करते रहे। आपने हमें अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक।